हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 9 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? व्हाई आर दे कंसिडर्ड यूनिवर्सल? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन देनी है और एक्सप्लेन करना है कि ये राइट्स सभी लोगों के लिए क्यों होते हैं। मतलब हमें बताना है कि इनका मीनिंग क्या है, इनके फीचर्स क्या होते हैं और क्यों इन्हें यूनिवर्सल माना जाता है। एग्जाम्पल्स और थियरीज भी इंक्लूड करने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट्स हैं जो हर इंसान को सिर्फ इंसान होने की वजह से मिलते हैं। ये डिग्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। नेचुरल लॉ के हिसाब से यह राइट्स जन्म से होते हैं और इनसे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। इस आंसर में हम डेफिनेशन, नेचर और यूनिवर्सलिटी को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स इंसान के इनहेरेंट और इनएलियनेबल अधिकार होते हैं जो हर किसी को एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस से बचते हैं। UN के हिसाब से इनमें सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स शामिल होते हैं। एग्जाम्पल्स: जीवन का अधिकार, बोलने की फ्रीडम, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, काम का अधिकार। जॉन लॉक जैसे थिंकर्स ने नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को मॉडर्न ह्यूमन राइट्स की फाउंडेशन माना। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। इनहेरेंट, ये जन्म से होते हैं, स्टेट इन्हें देता नहीं है। इनएलियनेबल, इन्हें छीना नहीं जा सकता, सिर्फ स्पेशल केसेस में, जैसे लीगल पनिशमेंट। इंडिविजिबल, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यूनिवर्सल, सभी लोगों के लिए बराबर होते हैं, जात, धर्म, लिंग या नेशनैलिटी की परवाह नहीं। डायनामिक, समय के साथ इवॉल्व होते हैं, जैसे आजकल डिजिटल प्राइवेसी राइट्स। 3. व्हाई ह्यूमन राइट्स आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल। फिलोसॉफिकल बेस, सभी इंसान समान डिग्निटी के साथ जन्म लेते हैं। लीगल बेस, UDHR 1948, ICCPR और ICESCR ने इन्हें यूनिवर्सल डिक्लेयर किया। प्रैक्टिकल बेस, वर्ल्ड के मूवमेंट्स जैसे USA सिविल राइट्स मूवमेंट, साउथ अफ्रीका का एंटी अपार्टाइड और विमेन्स राइट्स मूवमेंट्स ने यूनिवर्सलिटी को सपोर्ट किया। मॉरल बेस, अगर राइट्स सबके लिए इक्वल नहीं है तो वो ह्यूमन राइट्स कहला ही नहीं सकते। 4. चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस टू यूनिवर्सलिटी। कल्चरल रिलेटिविज्म, कुछ सोसाइटीज कहते हैं राइट्स उनके कल्चर या धर्म के हिसाब से अलग होते हैं, जैसे वीमेन राइट्स इन कंजर्वेटिव एरियाज। स्टेट सॉवरेंटी, गवर्नमेंट्स कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी या ट्रेडिशन के नाम पर राइट्स को लिमिट कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स, थियरी में सबको राइट्स है, लेकिन रियलिटी में टॉर्चर, डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड लेबर और जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी होते हैं। ग्लोबल इनइक्वालिटी, गरीबी और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से कई लोग अपने राइट्स का पूरा यूज नहीं कर पाते। कंक्लूजन, ह्यूमन राइट्स इंसान की डिग्निटी और जस्टिस के लिए सबसे जरूरी होते हैं। ये यूनिवर्सल इसलिए हैं क्योंकि ये सभी लोगों पर अप्लाई करते हैं बिना किसी भेदभाव के। हाँ, कुछ चैलेंजेस जैसे कल्चरल रिलेटिविज्म और स्टेट रिस्ट्रिक्शंस हमेशा रहते हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर यह माना गया है कि ह्यूमन राइट्स नॉन नेगोशिएबल है। इन्हें प्रोटेक्ट करना हाई वर्ल्ड पीस और डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6. In what ways has globalization affected the state? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट के रोल, पावर और नेचर को किस तरह बदला है। हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट को कवर करना है और बताना है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हुए हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया के इकोनॉमीज, सोसाइटीज और पॉलिटिक्स का एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाना। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और ट्रेड के बढ़ने से ऐप स्टेट अकेला एक्टर नहीं रहा, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड सिस्टम का हिस्सा बन गया है।
इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट की सॉवरेंटी को कमजोर किया या उसको नए तरीके से शेप दिया। थिंकर्स जैसे एंथनी गिडन्स और डेविड हेल्ड ने इसे 20 एंड 21st सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड कहा है। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और फ्री ट्रेड पॉलिसीज की वजह से स्टेट का इकोनॉमिक कंट्रोल काफी कम हो गया है। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक पॉलिसीज डिक्टेट करते हैं। इंडिया का 1991 रिफॉर्म इसका एग्जाम्पल है, जिसमें स्टेट ने कंट्रोल कम करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एलो किया। पॉजिटिव साइड पे FDI, टेक्नोलॉजी और मार्केट्स का एक्सेस मिला है, लेकिन नेगेटिव साइड पे इनइक्वालिटी और डिपेंडेंसी भी बढ़ी है। 2. पॉलिटिकल इम्पैक्ट एंड सॉवरेंटी। पहले स्टेट अपने टेरिटरी का सुप्रीम अथॉरिटी था, लेकिन अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, MNC और NGO काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जैसे एग्रीमेंट्स नेशनल पॉलिसी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। EU का एग्जाम्पल दीजिए, जहां मेंबर स्टेट्स ने अपनी सॉवरेंटी शेयर कर दी है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट्स को टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक्स जैसे ट्रांसनेशनल इश्यूज पे कोऑपरेट करने का प्लेटफॉर्म भी दिया है। 3. कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑन द स्टेट। ग्लोबलाइजेशन के वजह से कल्चर का एक्सचेंज हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्टर्न कंज्यूमर कल्चर और नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने स्टेट के कल्चरल कंट्रोल को चैलेंज किया। लेकिन इसी के साथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और लोकल कल्चर्स की रिवाइवल भी हुई। स्टेट्स अपनी ट्रेडिशनल कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। सोशल लेवल पर ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और माइनॉरिटी राइट्स ग्लोबल नॉर्म्स के अंडर शेप हो रहे हैं। 4. सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस चैलेंजेस। आप सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री नहीं रही, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, पैंडेमिक्स और इकोनॉमिक क्राइसिस भी मेजर इश्यूज हैं। कोविड-19 पैंडेमिक में WHO की गाइडलाइंस ने स्टेट्स की हेल्थ पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया। ट्रांसनेशनल क्राइम, ट्रैफिकिंग और क्लाइमेट माइग्रेशन ने भी स्टेट्स को बॉर्डर के बाहर कोऑपरेट करने के लिए मजबूर किया है। 5. बैलेंसिंग ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इंटरेस्ट। स्टेट्स सिर्फ विक्टिम नहीं है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन को अपने फायदे के लिए यूज भी करते हैं। चाइना का एग्जाम्पल है, जो ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन गया है लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल टाइट रखा है। सिंगापुर ने अपने आप को ग्लोबल हब बनाया है। मतलब स्टेट का रोल खत्म नहीं हुआ, बल्कि नए तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है। सॉवरेंटी अब शेयर्ड और नेगोशिएटेड है। कंक्लूजन। ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट की एब्सोल्यूट पावर और सॉवरेंटी को जरूर कम किया है, लेकिन उसके साथ नए अपॉर्चुनिटीज और कोऑपरेशन भी लाए हैं। आप स्टेट को इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, कल्चरल होमोजेनाइजेशन और गवर्नेंस के नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन स्टेट अडेप्ट करके अपना रोल और भी कॉम्प्लेक्स तरीके से निभा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट को खत्म नहीं किया, बल्कि उसको नए रूप में शेप किया है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. What are pressure groups? How do they differ from political parties? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले प्रेशर ग्रुप्स की डेफिनेशन और रोल समझना है। उसके बाद हमें प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का डिफरेंस क्लियरली बताना है। आंसर में दोनों की मीनिंग, फंक्शंस, एग्जाम्पल्स और उनके अंतर को समझाना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रेशर ग्रुप्स एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन खुद इलेक्शन लड़कर पावर कैप्चर नहीं करते। ये लोग अपने इंटरेस्ट के लिए प्रेशर डालते हैं, जैसे वर्कर्स, फार्मर्स या स्टूडेंट्स। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है और सरकार बनाने का एम रखती है। डेमोक्रेसी समझने के लिए दोनों के रोल और डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप का मतलब है ऐसा ग्रुप जो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सरकार पर दबाव बनाता है। ये लोग डायरेक्टली सरकार नहीं चलाना चाहते, बल्कि पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। आमंड ने कहा था कि प्रेशर ग्रुप्स वो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन गवर्नमेंट पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं चाहते। एग्जाम्पल्स। इंडिया में AITUC, FICCI, भारतीय किसान यूनियन। वर्ल्ड में ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, NRA, USA। 2. फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। लोग अपनी स्पेसिफिक इंटरेस्ट जैसे किसानों का फायदा, मजदूरों के अधिकार या एनवायरनमेंट के लिए ज्वाइन करते हैं। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस।
लॉबिंग, स्ट्राइक्स, पिटिशंस और प्रोटेस्ट्स के थ्रू पॉलिसीज को इम्पैक्ट करते हैं। नॉन इलेक्टोरल रोल, खुद इलेक्शन नहीं लड़ते लेकिन किसी पार्टी या कैंडिडेट को सपोर्ट या अपोज करते हैं। लिंक बिटवीन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, कॉमन लोगों की डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं। फंक्शंस, पब्लिक को एजुकेट करना, लॉमेकर्स को लॉबी करना, गवर्नमेंट के डिसीजंस पर नजर रखना, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना। 3. नेचर एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जो इलेक्शंस जीतकर सरकार बनाता है। इनका एम डायरेक्ट पावर लेना, पॉलिसीज बनाना और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता है। पॉलिटिकल पार्टीज ब्रॉड आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, डेमोक्रेट्स या कंजर्वेटिव्स। फंक्शंस, इलेक्शन लड़ना और सरकार बनाना, मैनिफेस्टो और पॉलिसी देना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को इंटीग्रेट करना। कंक्लूजन, अंत में प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। प्रेशर ग्रुप्स इनडायरेक्ट तरीके से लोगों की आवाज उठाते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्ट पावर लेकर सरकार चलाती है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझना हमें बताता है कि डेमोक्रेसी कैसे बैलेंस मेंटेन करती है, एक तरफ रिप्रेजेंटेशन और दूसरी तरफ गवर्नेंस। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. How is a democratic regime different from the authoritarian regime? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन रेजीम के बीच का फर्क समझाना है। हमें दोनों की डेफिनेशंस, उनके फीचर्स, फंक्शनिंग और एग्जाम्पल्स के साथ कंपैरिजन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म दो अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल रेजीम्स हैं। डेमोक्रेसी में पावर लोगों के हाथ में होती है, जहां रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्री और फेयर इलेक्शंस के थ्रू चुना जाता है। ऑथोरिटेरियन रेजीम में पावर एक लीडर या छोटी सी एलीट ग्रुप के हाथ में होती है और पॉलिटिकल फ्रीडम लिमिटेड होती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इन दोनों का स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि गवर्नेंस, लेजिटिमेसी और स्टेट सोसाइटी रिलेशंस कैसे काम करते हैं। रॉबर्ट दहल और हुआन लिंच जैसे थिंकर्स ने डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म को समझने के लिए थियरीज दी है। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और नेचर। डेमोक्रेसी एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट से चुनते हैं और सरकार उनके प्रति अकाउंटेबल होती है। यहां मेजॉरिटी रूल के साथ राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखा जाता है। एग्जाम्पल, इंडिया, यूएसए। ऑथोरिटेरियनिज्म एक ऐसी सिस्टम जिसमें एक लीडर या एक पार्टी के पास पूरा कंट्रोल होता है। यहां पॉलिटिकल प्लूरलिज्म कम होता है और ऑपोजिशन को दबा दिया जाता है। एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया। की डिफरेंस, डेमोक्रेसी में इंक्लूसिवनेस और अकाउंटेबिलिटी होती है, जबकि ऑथोरिटेरियनिज्म में कंट्रोल और ऑर्डर पे जोर दिया जाता है। 2. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी सिटीजन्स को वोटिंग, इलेक्शन लड़ने, पार्टीज बनाने और अपनी बात फ्रीली बोलने का अधिकार होता है। पार्लियामेंट, जुडिशरी और फ्री प्रेस जैसे इंस्टीट्यूशन सरकार को चेक करते हैं। ऑथोरिटेरियनिज्म यहां पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। ऑपोजिशन पार्टीज या तो बंद होती है या मैनिपुलेट की जाती है। जुडिशरी और मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होते। एग्जाम्पल, इंडिया में मल्टीपल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है, जबकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का ही कंट्रोल है। 3. सिविल लिबर्टीज और राइट्स। डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स जैसे स्पीच, प्रेस, रिलीजन और असेंबली का प्रोटेक्शन होता है। लोग सरकार की क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं बिना किसी डर के। ऑथोरिटेरियनिज्म यहां सिविल लिबर्टीज लिमिट होती है। एक्सप्रेशन और प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। डिसेंट को सेंसर, जेल या वायलेंस के थ्रू दबा दिया जाता है। एग्जाम्पल, यूएसए में लोग ओपनली प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन बेलारूस जैसे ऑथोरिटेरियन देश में प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया जाता है। 4. अकाउंटेबिलिटी और लेजिटिमेसी। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है इलेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। लेजिटिमेसी लोगों के कंसेंट से आती है। ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ ट्रस्ट को स्ट्रांग बनाते हैं। ऑथोरिटेरियनिज्म यहां रूलर्स की लेजिटिमेसी आइडियोलॉजी, ट्रेडिशन या फोर्स से आती है। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स एब्सेंट होते हैं और डिसीजंस आर्बिट्ररी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, डेमोक्रेसीज में लीडर्स इलेक्शन से चूज होते हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया में डायनास्टिक रूल और प्रोपेगेंडा से लेजिटिमेसी दिखाई जाती है। कंक्लूजन, आखिर में डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म अपने नेचर और वर्किंग में बिल्कुल अलग हैं।
डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन, फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी पे टिकती है, जबकि ऑथोरिटेरियनिज्म कंट्रोल और हायरार्की पे। इन दोनों को समझने से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लोगों के लिए जस्टिस और फ्रीडम इंश्योर करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।